नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट पेपर की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें 6वां संस्करण है और इस 6th एडिशन में हम फिर से वही प्रारूप देखेंगे, यानी जीएस के 50 प्रश्न और हिंदी भाषा के 50 प्रश्न और सभी एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये सीरीज बाइलिंगुअल है, ये आप बात जानते हैं। देखिए, अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। 2 नंबर है, कोई एक आप मिला लीजिएगा। और इसके अलावा ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं। फ़ायदा ये है कि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते हैं, जो वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं। और इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल यहाँ आपसे शेयर किया जाता है वो हमेशा ही उपयोगी होता है। परीक्षाओं में उससे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ये चैनल का लोगो है और ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये वेबसाइट है। आप चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अब यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि घग्गर नदी जो है वो सूख जाती है और जो वायुमंडल था या जलवायु थी वो सूखी होने लगती है, उसमें शुष्कता आने लगती है। ये 2 कारण बताए गए हैं और इसको बताने वाले व्यक्ति का नाम नीचे दिया है। कौन सा सही विकल्प है ये आपको तलाशना है। ऐसा कहने वाले फेयरचाइल्ड थे, डीपी अग्रवाल और सूद थे, स्टेन थे या फिर रेक्स और डेल थे। इसमें से किसने कहा था बताइए। तो ये डीपी अग्रवाल और सूद थे जिन्होंने कहा कि ये कारण था जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है ये खत्म हो जाती है, इसका पतन हो जाता है। और विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। किसी का मानना है कि बाढ़ आ जाती है, किसी का मानना है कि ये कहीं और जाकर बस जाते हैं और कुछ लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ आग लग जाती है। इस प्रकार से मानते हैं। तो अलग अलग स्थलों के पतन के भी कारण भिन्न भिन्न थे। ऐसा नहीं कि पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक ही कारण से नष्ट हुई हो। एक बड़ा कारण हो सकता है लेकिन छोटे छोटे कारण भी वहाँ मौजूद थे। इसके बाद देखिए जो सेकेंड वाला है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वेदों में 6 महीने लंबे दिन और 6 महीने लंबी रातों का वर्णन करता है। ये पहला हिस्सा है। और दूसरे वाले में कहा गया कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल कर्ण व परिवार से संबंधित है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। मध्य एशियाई सिद्धांत और मंडल संख्या यहाँ 9 दी हुई है। इसके बाद यूरोपीय सिद्धांत और मंडल संख्या 8, तिब्बती सिद्धांत और मंडल संख्या 9, इसके बाद आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत और मंडल संख्या 8। तो इसमें आप जरा सा अगर गेस करेंगे, गेस वर्क लगाएंगे तो ये अपने आप उत्तर मालूम हो जाएगा। 6 महीने लंबे दिन और 6 महीने लंबी रातें, ये किस क्षेत्र के लिए कहा जाता है? जो पोलर रीजन होते हैं, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो यहाँ सीधा जो हमारा उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं और उसमें से आपको सही की तलाश करनी है। देखिए, तीसरा प्रश्न जो है इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा गया है कि कुलोतुंग प्रथम, ये जो राजा था, इसने शुंगमत वीरता इसकी उपाधि को धारण किया था। अब इसका मतलब क्या होता है अभी वो भी देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड वाला इसमें कहा गया कि राजेंद्र प्रथम ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। इसका मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म में इसकी आस्था थी, ऐसा कहा गया है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 2 स्टेटमेंट आपने देखे तो इसमें देखिए सही सिर्फ पहला वाला है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। पहले के समय में उपाधियां धारण करने का बड़ा अच्छा खासा रिवाज था। आज के लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन पहले के लोग उपाधियां धारण करने में बहुत भरोसा करते थे। जितनी महान उपाधि उतना महान राजा। तो यहाँ पर ये जो कुलोतुंग प्रथम था इसने शुंगमत वीरता की उपाधि को धारण किया था। तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा होगा? ए वाला होगा, यानी केवल फर्स्ट। देखिए, शुंगमत वीरता का मतलब होता है करों को समाप्त करने वाला, जिसने टैक्स का जो प्रावधान है उसको खत्म कर दिया हो। और ये जो दूसरा वाला है, पहला सही है, दूसरे वाले में राजेंद्र प्रथम जहां दिया है वहां पर हो जाएगा शैलेंद्र नाम के जो राजा थे या शासक थे, उन्होंने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ जो दर्शक थे उन्होंने पिछले वीडियोस में कमेंट करके कहा कि वीडियो जो है वो अनावश्यक रूप से लंबा हो जा रहा है, मतलब 1 घंटे से आगे चला जा रहा है। तो ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात मत करिए, सीधा सवाल बताइए और जवाब बता दीजिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे अगर बताना रहेगा तो आप खुद ना पढ़ लीजिएगा, इसमें बोलने की क्या आवश्यकता है। आप यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़ते जाइए। ये तरीका सही नहीं है। देखिए, एक्सप्लेनेशन तो साथ में चिपकी रहेगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया और अकबर ने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किया? 2 अलग अलग प्रश्न यहाँ जुड़े हुए हैं और इसका आपको आंसर ढूंढना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लीलावती जो है वो गणित की किताब है। अब यहाँ अगर मैं ये कह दूं कि लीलावती का अनुवाद जो है वो फलाने ने किया था और उसके साथ साथ अकबर ने तीर्थ यात्रा वाला जो काम है वो वाला काम यहाँ डेट बता दूं, मतलब सीधा उत्तर, तो इससे आपको कभी पता नहीं लग पाएगा कि यहाँ जो इसके पीछे की बातें हैं वो क्या है।
तो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो बताना पड़ता है। खैर देखिए, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था किसने, इसमें देख लीजिए। ये करने वाले फैजी थे और ये तारीख थी जब तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको अकबर ने समाप्त किया, 1563। लीलावती गणित की किताब है और गणितीय सिद्धांतों का इसमें बड़ा ही सुंदर तरीके से ब्यौरा दिया गया है। इसके बाद फिफ्थ जो इसमें क्वेश्चन है उसको देखिए। ट्रिब्यून, ये जो समाचार पत्र है ये एक न्यूज़पेपर है और इसके संस्थापक का नाम आपको बताना है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि यह समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था, यानी इसके जो संपादक है वो बताइए और साथ में इसकी डेट बताइए। तो यहाँ दिया है दयाल सिंह मंजीठिया और उसके साथ दिया है 1875, बिपिन चंद्र पाल 1878, दयाल सिंह मजीठिया या मंजीठिया 1881, बिपिन चंद्र पाल और 1868, यानी 2 व्यक्ति हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। और डेट आप देख रहे हैं, कौन सा होगा इसमें से? तो ये है दयाल सिंह मजीठिया, जिन्होंने ट्रिब्यून नाम का जो समाचार पत्र है उसकी स्थापना की थी और शुरुआती दौर में संपादन भी किया था। तो यहाँ अगर संपादक का नाम पूछता है तो आप यही जो विकल्प है उसको चुनेंगे, और अगर संस्थापक का नाम पूछता है तो भी आप इसे ही चुनेंगे। बहुत बार क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी स्थापना करने वाले जो है वो उसका संपादन नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन पहले के जो ये समाचार पत्र थे उनका संपादन और संस्थापन दोनों करने वाला जो व्यक्ति होता था वो शुरुआती दौर में एक ही होता था, बाद में भले ही चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हमने दयाल सिंह मंजीठिया वाला जो विकल्प है उसको चुना है और जो डेट है वो कौन सी है? 1881 है, इसका सी वाला करेक्ट है। इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नायर आंदोलन, ये जो आंदोलन है ये कब और कहाँ शुरू होता है? और नादर आंदोलन कहाँ शुरू होता है? यहाँ नायर आंदोलन और नादर आंदोलन 2 अलग अलग नाम दिए हैं, तो आपको पहले वाले में कब और कहाँ का आंसर देना है और दूसरे वाले में कहाँ का उत्तर देना है। तो देखिए इसमें जो विकल्प हैं आप देख रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, मद्रास, मिदनापुर, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, यानी 1891 का जो ये नायर आंदोलन है ये है और इसका स्थान था केरल, ये केरल में शुरू होता है। और नादर आंदोलन जो है ये शुरू होता है तमिलनाडु में। दोनों बहुत मिलते जुलते नाम है, तो यहाँ सतर्क रहिएगा। इसके बाद 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो लगातार चल रहे हैं। जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हमने हल किए हैं उनमें हमने देखा है कि इससे एक प्रश्न जरूर आया है, तो परीक्षाओं में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ये बता दिया गया है। अब कहा गया कि यह अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। उल्टा भी पूछ सकता है, मतलब स्थान और जो डेट है वो दे देगा और पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ अध्यक्ष दिया है, आपको सिर्फ इसकी डेट बतानी है और स्थान बताना है। तो यहाँ 1928 कानपुर, वैसे ही 1925 बेलगांव वाला जो अधिवेशन है वो गांधी जी की अध्यक्षता के लिए जाना जाता है। फिलहाल इन विकल्पों को देखिए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1925 और कानपुर। ये कानपुर का अधिवेशन था और 1925 में इसका जो अरेंजमेंट है वो किया गया था, आयोजन किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। यहाँ पर नारकेल बेरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था ये पूछा गया है और इस विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम आपको बताना है। अलग अलग बगावतें हुई हैं, तो उनके नेता, उनकी डेट, उनका स्थान आपको पता होना चाहिए। तो इसे आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। और नीचे आप देख रहे हैं 1844 और मेमन सिंह, ये स्थान का नाम और माफ़ कीजिएगा यहाँ डेट और व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। 1831 और टीटू मीर, 1854 और जवाहर भगत यहाँ करके दिया हुआ है, और उसके बाद 1838 और शरीयतुल्लाह। इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1831 होगा और टीटू मीर होगा। नाम अच्छा है, याद हो जाएगा। ये इस विद्रोह के नेता थे और ये इसकी डेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ये काफ़ी फेमस था। तो यहाँ पर किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ये हुआ था ये आपको बताना है। और ठगी प्रथा का अंत कब किया गया था? कुछ ऐसी प्रथाएं हमारे भारतीय समाज में फैली हुई थी जिनका कि मिट जाना ही समाज के हित में था, लेकिन भारतीय लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने सिर्फ भारत से लिया नहीं है, भारत को कुछ दिया भी है। हालांकि देने का जो अमाउंट है वो कम है और लेने का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको शोषण कहा गया, क्योंकि धन यहाँ से चूस कर वो अपने यहाँ ले गए, यूरोप में ले गए। लेकिन कुछ सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया, विधवा पुनर्विवाह वाले जो अधिनियम का यहाँ क्रियान्वयन हुआ था वो उन्हीं के सौजन्य से हुआ था। उसमें भारतीय समाज सुधारकों का भी रोल था, लेकिन तत्कालीन जो ब्रिटिश हुकूमत थी अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो वो संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, यहाँ बताना है आपको। तो ये जॉर्ज बार्लो था, ये जो गवर्नर था ये जॉर्ज बार्लो था। कान में बालियां पहनने वाला और धार्मिक चिन्ह वाला ये मामला था और उसी के चलते ये विद्रोह होता है। और 1829 में ये ठगी प्रथा का अंत होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। तिब्बत में यंग हस्बैंड,
ये जो मिशन था ये कब शुरू किया गया और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ये कब लागू किया गया, यानी दोनों की डेट आपको बतानी है। यंग हस्बैंड मिशन ये कब शुरू होता है और ये जो कॉरपोरेशन एक्ट है ये कब लागू होता है, देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जो डेट है आप देख रहे हैं 1904 यानी 1904, ये जो यंग हस्बैंड मिशन है ये 1904 का है, और साथ में 1899 ये कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट की लागू होने की डेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। इसमें कहा गया है कि पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है, और ये स्थान का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। दो अलग अलग प्रश्न एक साथ जुड़े हैं, तो ऐसे में अगर आपको एक हिस्सा पता है तो दूसरा आप अपने आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि परीक्षा में ऐसा ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है सिंगल क्वेश्चन पूछे जाएं और प्रायः वैसे ही पूछे जाते हैं। यहाँ मॉक टेस्ट पेपर में आपको डबल फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, यानी आधे हिस्से में एक प्रश्न और आधे हिस्से में दूसरा। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट हैं उन्हें आप जान सकें। मतलब 50 प्रश्नों में ही आपको कम से कम 100 प्रश्नों की जानकारी हो जाए, 100 तथ्यों की जानकारी हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो देख लीजिए, पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप स्थान का नाम देख रहे हैं अलग अलग, इसमें से हो जाएगा कोलकाता और गुंटूर। ये जो बी वाला है ये करेक्ट है, यानी कोलकाता में है पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैविक संस्थान, और तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो गुंटूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। थीन बांध परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है, नदी का नाम आपको बताना है। और कोह नदी ये किस नदी की सहायक नदी है। मतलब कुछ मुख्य नदियाँ होती हैं और कुछ उनकी सहायिकाएँ होती हैं। तो यहाँ पर ये जो कोह है ये किसको सपोर्ट करती है ये आपको बताना है। दो हिस्से हैं, बताइए। तो इसमें देखिए रावी नदी पर बनाई गई है। जो थीन बांध परियोजना है इसका निर्माण रावी नदी पर किया गया है, और कोह नदी जो है ये रामगंगा नदी की सहयोगी है। रामगंगा नदी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, ये जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है। तो यहाँ आपने देखा रावी और रामगंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख रहे हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये विवाह का एक पैटर्न है। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है, पहले तो आपको जनजाति का नाम बताना है। उसके बाद दूसरे हिस्से में ये पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, यानी जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का, वो कौन है। और नीचे विकल्प दिया है बुक्सा और राजी, गद्दी और गोंड, बुक्सा और भील, या भील और थारू। इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तो देखिए अनुलोम और जो प्रतिलोम विवाह है ये किस जनजाति में प्रचलित है, बुक्सा में है। लेकिन बुक्सा यहाँ दो विकल्पों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब यह है कि दूसरे वाले हिस्से का भी आपको उत्तर पता होना चाहिए। तो दूसरे वाले हिस्से का हो जाएगा भील। जो सेंसस 2011 है उसके हिसाब से अगर ट्राइबल पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसमें भीलों की आबादी सर्वाधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, सी वाला होगा, यानी बुक्सा एंड भील। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अलग अलग दर्रे ये आने जाने का रास्ता भी उपलब्ध कराते हैं, इनसे नदियां होकर प्रवाहित होती हैं, और कभी कभी ये विभिन्न चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। तो रास्ता रहेगा तो जुड़ेंगे तो है ही। तो यहाँ कहा गया है कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन है, और निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। दो चीज़ें आपको बतानी है। नीचे दिया है बुर्जीला दर्रा और धौलागिरी, बनिहाल दर्रा और कामेट। मतलब एक तरफ पर्वत का नाम है और एक तरफ दर्रे का नाम है। इसके बाद बुर्जीला दर्रा और अन्नपूर्णा, बनिहाल दर्रा और नंदा देवी। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही होगा बताइए। तो ये हो जाएगा बुर्जीला दर्रा और धौलागिरी। मतलब इसमें जितनी भी पर्वत चोटियों का नाम दिया है उसमें से धौलागिरी जो है ये सबसे ज़्यादा है। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सब पूरी अगर पर्वत चोटियों को देखा जाए तो उसमें सर्वोच्च है, यहाँ पर जो दी हुई है उनमें सर्वोच्च है। तो यहाँ धौलागिरी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, और बुर्जीला दर्रा ये है जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देखिए धौलागिरी जो है ये सबसे ऊंचा है, उसके बाद अन्नपूर्णा होगा, उसके बाद नंदा देवी होगा, और लास्ट में होगा कामेट या कामेत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के पशु जैसे कि भेड़ बकरी आदि किस प्रकार की कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति को चरते हैं। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। अब यहाँ पर उस कृषि प्रणाली यानी खेती का नाम आपको बताना है। तो ये निगमित कृषि है, मतलब इसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, निगमित है यानी कारपोरेट है, या रेंचिंग फार्मिंग वाला प्रोसेस है, या पारिस्थितिकीय कृषि है यानी इको फार्मिंग जिसको कहा जाता है, या फिर ये एक्सटेंसिव फार्मिंग का हिस्सा है। इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो 15वें का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रेंचिंग होना चाहिए। रेंचिंग कृषि जो है उसमें इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और उसमें से कोई
जो सही हो उसका चयन आपको करना है। पहले वाले में कहा गया है कि बुशमैन जनजाति जो है, ये जो बुशमैन ट्राइब है, ये पाई जाती है अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में। और दूसरे वाले हिस्से में कहा गया कि नूबा जनजाति ये पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। दोनों सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकता है, या कोई एक सही हो सकता है। तो देखिए इसमें कोई सही नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने पढ़ा होगा कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में मिलती है तो आप यहाँ गलतियाँ नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है ये कालाहारी की है, जग जाहिर बात है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। बुशमैन जो है इनका संबंध किससे है? कालाहारी डेजर्ट से है। जबकि जो नूबा है ये सूडान में पाए जाते हैं। नूबा का जो लोकेशन है वो कौन सा है? यहाँ पे सूडान होगा, और यहाँ दिया हुआ है पश्चिमी अफ्रीका, तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें हम डी को सेलेक्ट करते हैं, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। खमसिन और जोंडा ये हवाएं हैं, पवन का नाम है। तो यहाँ बताना ये है कि ये स्थानीय पवने जो है ये किन क्षेत्रों से संबंधित है, नाम बताइए। लीबिया और दक्षिणी स्पेन है, इंडोनेशिया और जापान है, मिस्र और अर्जेंटीना है, या गिनी का तट है और लीबिया है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए खमसिन जो है ये मिस्र की है, आप जानते हैं। तो मिस्र वाला आपने चुना, इसका मतलब क्या है कि जोंडा का संबंध है अर्जेंटीना से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। इसमें कहा गया है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। यहाँ पर कौन सा जो अमेंडमेंट हुआ था उसको आपको बताना है, मतलब किस नंबर का था और उसकी डेट क्या थी। यहाँ दिया हुआ है 42वां था 1976, या 41वां था 1976, 44वां था या 45वां था। बताइए इसमें से कौन सा था। यहाँ पॉलिटी शुरू हो जाती है। तो ये जो एक्ट था, मतलब ये संशोधन अधिनियम, ये 41वां था, 1976 में ये लागू होता है। यहाँ पर ये बी वाला जो है ये करेक्ट होगा। 41वें संशोधन में ये किया जाता है, मतलब ये संशोधन होता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की जो आयु सीमा है उसको 60 से बढ़ाकर 2 साल आगे कर दिया जाता है, यानी 62 कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एम्पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी शेड्यूल एरिया, मतलब किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा अधिकार किसके पास है, कौन ऐसा कर सकता है, और निम्नलिखित में से कौन राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग जो व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। डी का विकल्प भी है, यानी इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी गलत हो सकते हैं, और यहाँ पर सभी गलत हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर सही क्या है। देखिए राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, उसके पास ये पावर होती है। और संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति राज्य में जो अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अगर आयोग की आवश्यकता होती है, मतलब वहाँ कमीशन चाहिए होता है, तो उसका गठन कर सकता है और कभी भी कर सकता है। इतनी पावर राष्ट्रपति के पास है। हालांकि अपने देश में राष्ट्रपति का पद उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना कि प्रधानमंत्री का होता है। चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। यहाँ भी पॉलिटी वाला ही क्वेश्चन है और हमें अनुच्छेद बताने हैं। तो पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालयों का गठन किया गया और किन अनुच्छेदों के अंतर्गत विधानसभाओं की संरचना का ब्यौरा प्राप्त होता है। 2 अलग अलग अनुच्छेद हैं, वो नीचे जोड़ा बना हुआ है, 216, 170, ऐसे ही क्रम दिया है, आप देख लीजिए। तो इसका करेक्ट होगा ए वाला। आप जानते हैं 216वां ये अनुच्छेद है जिसमें कि उच्च न्यायालयों का जो गठन का प्रावधान है वो दिखाई देता है, और विधानसभाओं की संरचना से संबंधित यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके कंपोजिशन से रिलेटेड जो यहाँ पर आर्टिकल है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये 170। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कहा गया कि मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस दल, इसकी स्थापना कब की गई थी। मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस दल ये कब स्थापित होता है, और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का आरक्षित चुनाव चिन्ह क्या है, मतलब यहाँ पर जो उनका सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है, वो क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ दिया हुआ है 1972 और नारियल, चुनाव चिन्ह बड़े अनोखे अनोखे होते हैं तो यहाँ दिया है। और उसके बाद 1964 और चश्मा, इसके बाद 1972 और मक्का, इसके बाद 1966 और लालटेन। इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा 1972 और मक्का। यहाँ पर मक्का का मतलब समझ रहे हैं, ये बेबी कॉर्न की बात की जा रही है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 1972 और मक्का वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी सी वाला सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन से देश काली मिर्च और मीठे संतरा, संतरा जो है वो खट्टा भी होता है, तो यहाँ मीठे संतरा के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है।
मतलब दो अलग अलग देश हैं, तो यहाँ आपको इसको देखकर बताना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ आप नाम देख रहे हैं, पहला तो वियतनाम होगा। देखिए काली मिर्च के मामले में अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इस समय वियतनाम फर्स्ट है, और ब्राजील जो है ये मीठे संतरे के उत्पादन में पहले नंबर पर है। यहाँ पर फर्स्ट जो रैंकर है उनकी बात करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। यहाँ पर भारत के संदर्भ में पूछा है, कहा गया कि कौन से राज्य नारियल और फल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मतलब नारियल के मामले में थर्ड है, और टोटल जो यहाँ पर फ्रूट प्रोडक्शन है यानी फल का उत्पादन है उसके मामले में थर्ड है। तो केरल और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र, इसमें से कौन सा होगा। तो नारियल के मामले में केरल थर्ड हो जाए, ये हो ही नहीं सकता, तो केरल वाले जो ऑप्शन है वो पीछे हो जाएंगे। अब बचता है कर्नाटक और तमिलनाडु वाला, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। ये हो जाएगा तमिलनाडु और यूपी, यानी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। नारियल के मामले में जो थर्ड नंबर है वो तमिलनाडु का है, और फल के प्रोडक्शन के मामले में यूपी जो है वो थर्ड पोजीशन पे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए भारत में जो शीर्ष 3 नारियल उत्पादक राज्य हैं, यहाँ आपने देखा ना कि ये तीसरे नंबर पर है केरल। तो शीर्ष जो 3 है वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसे कि आपने यहाँ देखा। और भारत में अगर शीर्ष जो फल उत्पादक राज्य है उन्हें देखा जाए तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और थर्ड पे हमारा यूपी है। इस प्रकार से है, तो जो लोकेशन है उसको जानते रहिए, मतलब पोजीशन को यहाँ देखना है। इसके बाद 24 को देखिए। यहाँ कहा गया कि भारतीय कंपनी इन्फोसिस को नॉस्डॉक में कब सूचीबद्ध किया गया। ये जो नॉस्डॉक है इसमें ये कब सूचीबद्ध होती है ये बताना है, और उसके साथ साथ भारत में इंटरनेट ट्रेडिंग ये कब से शुरू होती है, यानी तारीखें आपको बतानी है। तो ये 11 मार्च 1999 और अप्रैल सन 2000 इस प्रकार से दिया हुआ है, और 4 विकल्प आपके पास है, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला ही होगा। 11 मार्च 1999 ये जो डेट है इस पर इन्फोसिस को नॉस्डॉक में शामिल किया गया, लिस्टेड किया गया, और इंटरनेट ट्रेडिंग का जो चलन है वो अप्रैल सन 2000 से स्टार्ट होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भारतीय कंपनी इन्फोसिस जो है ये नॉस्डॉक की सूची में शामिल होने वाली पहली इंडियन कंपनी थी, ये भी याद रखिएगा, ये पहली भारतीय कंपनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जो संस्था है इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। और उसके साथ साथ पूछा गया है कि 2500 करोड़ रुपए यानी 2500 करोड़ रुपए से कम शेयर मूल्य वाली जो कंपनियां हैं उनको क्या कहा जाता है। यहाँ शेयर मूल्य के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, तो आपको इसमें से चुनना है। मतलब 22 दिसंबर 1975 मिड कैप कंपनीज, या एक और डेट दी हुई है लार्ज कैप कंपनीज, यहाँ टोपियों के माध्यम से निर्धारण होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसमें जो 25 का आपका करेक्ट आंसर है वो डी वाला होगा। डी का मतलब ये है कि 22 नवंबर 1972 को ये जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना होती है, और 2500 करोड़ रुपए से कम शेयर मूल्य वाली जो कंपनियां होती हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है, ये छोटे स्तर की होती हैं। यहां तक हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। यहां पर कहा गया कि 2019 तक देश की सभी पंचायतों तक उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जो सुविधा है उसके लिए भारत नेट योजना इसके दूसरे चरण को कब शुरू किया गया। मतलब जो देश की पंचायतें हैं वहाँ पे हाई स्पीड का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसको पहुँचाने के लिए, उसकी सुविधा मुहैया कराने के लिए ये भारत नेट योजना चलती है। तो यहाँ पर इसका जो सेकेंड राउंड है या दूसरा चरण है वो कब शुरू किया जाता है ये आपको बताना है। 25 अक्टूबर 2017, 13 नवंबर 2017, 23 अगस्त 2017 और 2 अक्टूबर 2017, इसमें से कौन सी डेट एकदम परफेक्ट है देख कर बताइएगा। तो ये जो तारीख है ये 13 नवंबर 2017 की है, ठीक है। ये जो डेट है इस पर दूसरे चरण की शुरुआत की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सब डिजिटल इंडिया का ही एक अंग है। यहाँ पर 27 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए, कहा गया है कि यूपी के किन जिलों में सैयद सालार मेला और ढाई घाट मेला का आयोजन किया जाता है। मेले, त्योहार, नृत्य, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ सैयद सालार मेला कहाँ लगता है और ढाई घाट मेला कहाँ लगता है ये आप जानते हैं, बताइए। तो देखिए जो सैयद सालार मेला है ये बहराइच में लगता है, ठीक है। और जो ढाई घाट का मेला है ये लगता है शाहजहांपुर में। जो लोग यहाँ के होंगे वो जानते होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि आप यूपी से संबंधित परीक्षा देने जा रहे हैं। तो यूपी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड करके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि पश्चिमी क्षेत्र का प्रसिद्ध जो लोकगीत है उसको स्वांग कहा जाता है, और पूर्वांचल क्षेत्र जो है ये यूपी की बात की जा रही है, यहाँ का जो प्रसिद्ध लोकगीत है उसको ईसुरी फाग कहा जाता है। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ पहला वाला सही है कि पश्चिमी क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोकगीत है उसको स्वांग कहा जाता है, लेकिन
जो दूसरा वाला है वो गलत है। दूसरे वाले में हम ये कह सकते हैं कि जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत कहा जाता है ईसुरी फाग। तो यहाँ जो पूर्वांचल दे दिया है ये गलत है, यहाँ बुंदेलखंड होगा, इसलिए सिर्फ इसमें ए वाले को चुनते हैं, यानी 1D फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। उत्तर प्रदेश में किन राज्यों में अमहट हवाई अड्डा और उसके साथ साथ धानीपुर हवाई अड्डा ये स्थित है? यानी अमहट जो एयरपोर्ट है वो कहाँ स्थित है और उसके साथ साथ धानीपुर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देख लीजिए, इटावा सहारनपुर, गाजीपुर और लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और अलीगढ़, मेरठ और प्रयागराज, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा सुल्तानपुर और अलीगढ़। ये जो विकल्प आप देख रहे हैं सी वाला, ये करेक्ट होगा। यानी जो अमहट हवाई अड्डा है ये सुल्तानपुर का है और जो यहाँ धानीपुर हवाई अड्डा है ये अलीगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, उसमें से जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो कहा गया है कि नरेंद्र नारायण बॉटेनिकल गार्डन ये दार्जिलिंग में स्थित है, इसकी लोकेशन बताई गई है। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया कि पॉइंट कैलिमर समुद्री संरक्षित क्षेत्र को 1984 में स्थापित किया गया था, इसकी स्टैब्लिशमेंट की डेट दी हुई है। तो बताइए इन दोनों में से सही कौन सा है? 30वें नंबर के प्रश्न को आपने देखा, देखिए इसमें कोई सही नहीं है, जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। सही क्या है? सही ये है कि नरेंद्र नारायण जो बॉटेनिकल गार्डन है वो कूच बिहार में स्थित है, न कि दार्जिलिंग में, यहाँ स्थान गलत दिया है। और जो पॉइंट कैलिमरी या पॉइंट कैलिमर समुद्री संरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना 1984 में नहीं की गई थी बल्कि और पहले यानी 1967 में की गई थी। इसकी स्थापना कब होती है? ये 1967 में होती है और यहाँ डेट गलत दी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। यहाँ कहा गया कि अचान कमार अमरकंटक वाला जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में है, ये बताया गया है। उसके बाद जो इसमें सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व ये हाथी संरक्षित क्षेत्र है, तो इसकी लोकेशन बताई गई कि ये मिजोरम में है। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है देख लीजिए। तो इसमें जो परफेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ पहला वाला होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और इसमें हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं। अचान कमार टाइगर रिजर्व जो है इसकी लोकेशन सही है, लेकिन जो सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व है ये मिजोरम वाला, ये असल में मिजोरम नहीं होगा बल्कि नागालैंड होगा। ये है तो पूर्वोत्तर का ही, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो मिजोरम नहीं बल्कि नागालैंड होगी। तो इसमें सेकंड वाला गलत है, अर्थात इसका जो विकल्प है वो ए सही है। इसके बाद 32 को देखिए, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ये जो है इसको इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के नाम से मुंबई में 11 मार्च 1991 को स्थापित किया गया था, ये दिया हुआ है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण यानी जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको स्टैब्लिश किया गया था या उसका गठन किया गया था 1945 में। तो बताइए ये जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट कौन सा है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला सही है, सिर्फ दूसरा, और इसीलिए हम इसमें बी को चुनते हैं, पहला गलत है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये स्वतंत्र रूप से इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के नाम से जाना गया, लेकिन कोलकाता में इसकी स्थापना होती है न कि मुंबई में, और जो स्थापना का समय है वो 11 मार्च 1891 है और यहाँ दिया हुआ है 1991। ये 1891 का समय था पीछे वाला, और इसीलिए यहाँ बम्बई दिया हुआ है, नहीं तो अब तो नाम चेंज हो गया है, मुंबई हो गया है। फिलहाल यहाँ जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा वाला सही है और इसलिए बी वाले को हम इसमें चुनेंगे। आगे चलते हैं, 33 को देखिए। यहाँ कहा गया, आप देखिए यहाँ साइंस का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। एंथोसाइनिन इसके कारण सेब का रंग लाल होता है, ऐसा दिया हुआ है, और जैंथोफिल जो होता है उसके कारण ये वर्णक है, तो इसके कारण पपीते का रंग पीला होता है। पका हुआ पपीता कैसा होता है? पीला, क्या ऑरेंज जैसा कलर होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए। देखिए जैंथोफिल जो वर्णक है ये हल्दी में पाया जाता है, जो टर्मरिक होती है उसमें पाया जाता है, जबकि केरिका जैंथिन नाम का जो वर्णक है या पदार्थ है, रासायनिक चीज है, तो यह पपीते के रंग के पीले होने के पीछे जिम्मेदार है। बाकी जो पहला है एंथोसाइनिन वाला वो सही है, यानी सेब में ये पाया जाता है और इसकी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। लाल लाल सेब आपने देखे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वो एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं। इसी प्रकार से जो और वर्णक है उनके भी आपको जो नाम है वो पता होने चाहिए और वो किस में पाए जाते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। तो इसका जो ए वाला है वो सही है। यहाँ जैंथोफिल नहीं होगा बल्कि नाम क्या होगा, ये होगा कैरिका जैंथिन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से किस बहुलक का इस्तेमाल, बहुलक यानी पॉलीमर की बात की जा रही है, तो किसका उपयोग तार और टेंट के निर्माण में किया जाता है? टेंट का मतलब क्या, यहाँ तंबू की बात की जा रही। तो इसमें पॉलीथीन दिया है, इसके अलावा बैकेलाइट दिया है, टेरेलिन है और पॉलीस्टाइरीन है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, देख लीजिए।
देखिए ये जो बहुलक है ये टेरिलिन है। इसमें से जो करेक्ट इसका आंसर है वो टेरिलिन होगा। इसका इस्तेमाल तार और इसके अलावा टेंट के निर्माण में किया जाता है। ये लचीला, टिकाऊ और ज़्यादा समय तक रहने वाला होता है, हल्का होता है। हालांकि हल्के सभी हैं, जितने बहुलक होते हैं सभी सुविधाजनक तो होते हैं, लेकिन इनका विनाश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे पॉलीथीन जीता जागता नमूना है। 35 को आप देख रहे हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जिप्सम भी कहा जाता है, और सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि नैप्था जो है उसका इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, एज ए फ्यूल इसका यूज किया जाता है। ये दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। यहां पर कोई नहीं का विकल्प है, दोनों का विकल्प है, और कोई एक सही हो सकता है, इसका विकल्प है। तो यहां पर कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। सही क्या है? सही ये है कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसको जिप्सम कहा जाता है, न कि कैल्शियम कार्बोनेट को। यहां पर कैल्शियम के साथ जब सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है तो वो बनता है जिप्सम, मतलब यहाँ यौगिक है ये। और इसके साथ साथ जो दूसरा वाला है नैप्था, तो यहाँ नैप्था का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वाहन में जो एज ए फ्यूल यूज किया जाता है वो गैसोलीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। यहाँ पर ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, प्रकाश से। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरक रंग है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग कहते हैं उसके तौर पे जाना जाता है। और दूसरे हिस्से में कहा गया कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब जो निम्नलिखित है उसमें से, ये नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ये नहीं बताना है, जो यहाँ दिया है उसमें से बताना है। तो बताइए इसमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। यहाँ देखिए ये सफ़ेद रंग जो है ये एक पूरक रंग के तौर पे भी देखा जाता है, और ये फ्लिंट कांच है जिसका कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। इसमें जितने पदार्थ दिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया, अब ये करंट अफेयर का है। यहाँ कहा गया कि हाल ही में किस राज्य में संयुक्त कोस्टल अभ्यास, ये जो संयुक्त अभ्यास है इसका नाम है सागर कवच, इसकी शुरुआत होती है। राज्य का नाम आपको बताना है कि सागर कवच ये कहाँ पे शुरू होता है। और निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चाचा चौधरी आप जानते हैं दोस्तों, ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि ये एक कार्टून कैरेक्टर है जो कि डायमंड कॉमिक्स में एक पात्र के तौर पे दिखाई देते हैं, और इनके साथ एक बड़ा सा पहलवान रहता है जिसको कहते हैं साबू। तो चाचा चौधरी की जो कॉमिक्स हैं उन्हें आपने देखा होगा। फिलहाल ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, और इससे एक बात सिद्ध होती है कि जिंदा आदमी को ही ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाता, बल्कि कुछ काल्पनिक जो कैरेक्टर होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। फिलहाल ओडिशा और नमामि गंगे ये, इसके बाद तमिलनाडु और स्वच्छ भारत मिशन, इसके साथ साथ चेन्नई और सर्व शिक्षा अभियान, गोवा और जीरो हंगर कार्यक्रम, इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए। तो ये पहला ही सही है, ओडिशा और नमामि गंगे। ये जो संयुक्त कोस्टल अभ्यास है सागर कवच, ये ओडिशा में शुरू हुआ है, और नमामि गंगे जो मिशन है उसके तहत चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। ये बुद्धिमानी वाली बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। इसमें 2 स्टेटमेंट है और दोनों को आपको देखना है और बताना है कि सही कौन सा है। आज गलत वाले नहीं आ रहे हैं, सब सही वाले हैं। जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि हाल ही में HDFC बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एक ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरे वाले में कहा गया है कि विश्व मानक दिवस 2020 जो है, यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, इसका जो थीम है, हर दिवस का हर साल एक थीम होता है, एक ध्येय वाक्य होता है। तो 2020 वाला इसका थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद देयर स्टैंडर्ड्स, ये इसका थीम वाक्य है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। इसका जो करेक्ट है, मतलब ये आप 38 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ विकल्प आप देख लीजिए, कोई नहीं वाला भी है और दोनों वाला भी है। इसका हो जाएगा बी वाला, यानी सिर्फ दूसरा इसमें सही है। जो पहला है वो गलत है, दूसरा वाला सही है, यहाँ थीम सही दिया है। लेकिन HDFC बैंक ने ये काम नहीं किया है। यहाँ पर इस तरह का काम करने वाला, यानी जो ये ACE कार्ड है इसको लॉन्च करने वाला, ये एक्सिस बैंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में आयुष्मान खुराना को जो बजाज आलियांज कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस वाली, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उसके बाद सेकंड वाले में कहा गया कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने ये आई रखवाली, मतलब ये आई रखवाली नाम का जो ऐप है इसको लॉन्च किया है। तो बताइए कि ये तो 2 स्टेटमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सही कौन सा है। मतलब पहले वाले में ब्रांड एम्बेसडर और दूसरे वाले में एक एप्लीकेशन के बारे में कहा गया है, तो स्टेट का नाम सही दिया है अथवा नहीं, ये आपको देखना है। पहला वाला तो सही है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला है जरा देखिए, वो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं है, ये पंजाब की सरकार का काम है। मतलब पंजाब की जो राज्य सरकार है उसने ये आई रखवाली नाम का जो ऐप है इसको लॉन्च किया है। पहला सही है, और इसलिए इसमें जो विकल्प है वो ए वाला होगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। यहां पर कहा गया कि हाल ही में लुइस रोडोल्फो, और इनका पूरा नाम है लुइस रोडोल्फो एबेंटर, ये जो है इनको राष्ट्रपति चुना गया है। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ नीचे देश का नाम दिया है डोमिनिकन रिपब्लिक, इसके अलावा जमैका, बारबाडोसा, इसके अलावा एंटीगुआ और बारबुडा। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिकन के तौर पे देखा जाएगा। ये डोमिनिकन रिपब्लिक जो है यहाँ पे ये राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए। यहाँ पूछा है ना कि निम्नलिखित में से किस देश ने उन्हें राष्ट्रपति चुना है, तो ए वाला करेक्ट होगा। इसके बाद 41 को देखिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं और दोनों को आपको देखकर सही जो विकल्प है उसकी तलाश करनी है। तो कहा गया है कि हाल ही में विक्रम सिंह को राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, और सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाल ही में हरदयाल प्रसाद इनको SBI का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें कोई सही नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिर सही क्या है, तो सही ये है कि हाल ही में जो P प्रवीण सिद्धार्थ हैं वो राष्ट्रपति के निजी सचिव के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ जो नाम दिया है विक्रम सिंह, उनकी जगह पे प्रवीण होंगे। और सेकंड वाला जो है हरदयाल प्रसाद के बारे में कहा गया है, तो उनकी जगह पे होंगे अश्वनी कुमार तिवारी, जिनको कि SBI का MD और CEO ये दोनों ही अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ व्यक्तियों के नाम गलत दिए हैं और इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। यहाँ कहा गया कि हाल ही में वोल्कन वोजगिर इनको 45वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, और ये किस देश के राजनयिक हैं ये आपको बताना है। मतलब ये किस देश के डिप्लोमेट है, राजनयिक का मतलब डिप्लोमेट। तो उसका देश का नाम आप चुनिए। देखिए इसमें बहरीन दिया है, तुर्की दिया है, अमेरिका दिया है और दक्षिण कोरिया दिया है। इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से हो जाएगा तुर्की। ये तुर्की से संबंध रखते हैं। इसके बाद 43 सही विकल्प का यहाँ आपको चयन करना है। दो स्टेटमेंट मौजूद हैं। तो कहा गया कि हाल ही में वाइस एडमिरल विनय बधवार इनको अलेक्जेंडर डेरिम्पल अवार्ड 2019 मिला है, मतलब इन्होंने जीता है। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा गया कि हाल ही में IIT जो गांधीनगर है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो ये गांधीनगर वाली ब्रांच है, जिसके द्वारा MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया गया है। ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ प्रणाली है, तो इसका डेवलपमेंट IIT गांधीनगर के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से दिया है। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। सही विकल्प की आपको तलाश करनी है, दोनों सही है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो इसका जो C वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 44 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, नूर। और यहाँ दिया है बेरूत, इराक, ईरान या अफगानिस्तान। इसमें से कौन सा होना चाहिए देख लीजिए। तो ये ईरान है, ईरान के द्वारा ये काम किया गया है। 45 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए कि हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए। हाथ धोना, सैनिटाइजर, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। हालांकि स्वच्छता के लिहाज से ये हमेशा उपयोगी है, लेकिन इस समय कोविड का जो दौर चल रहा है उसमें ये ज़्यादा तवज्जो इसको दी जा रही है, ज़्यादा ये हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ ये दिया हुआ है। इसके बाद सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है इसमें कहा गया कि सिक्किम कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब बताइए कि दोनों जो स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें से सही है आपका पहला वाला, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला, दूसरा गलत है। ये राज्य जो है ये सिक्किम नहीं है। ये राज्य कौन सा है, ये गोवा है। सिक्किम की जगह पे आप रखिएगा गोवा। तो गोवा जो है ये कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट जो टूल है उसको लॉन्च करने वाला पहला इंडियन स्टेट बन गया है। यहाँ पर हम चुनेंगे किसको, सिर्फ ए वाले। आगे चलते हैं 46 को देखिए। अब यहाँ तक हमने करंट अफेयर और GS वाले जो प्रश्न थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब रीजनिंग के जो 5 प्रश्न हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 80 विद्यार्थी हैं, 80 छात्र हैं, और एक कक्षा में महेश का स्थान दाएं से 17वां है। यहाँ पर दाएं बाएं और जो काउंटिंग है नंबर वाइज यहाँ पे स्थान बताना है। तो महेश का स्थान है दाएं से 17वां और रचना का बाएं से 21वां है। तो बताइए कि रचना और महेश इनके बीच में विद्यार्थी कितने हैं, यानी टोटल जो स्ट्रेंथ है विद्यार्थियों की वो कितनी है, 80 है। इस प्रकार से इन्हें अरेंज किया गया है, बैठाया गया है। इसमें आप दाहिना और बायां देख सकते हैं अपने हिसाब से। और उसमें अगर महेश को देखा जाए तो शुरुआत से लेकर अगर दाएं से गिना जाए तो उसका स्थान 17वें पोजीशन पे है, और वही स्थिति यहाँ रचना के साथ भी है। तो रचना का यहाँ बाएं से गिनेंगे और 21वीं पोजीशन पे वो मौजूद है। तो यहाँ अगर आप इसे चित्र बनाकर अपने दिशा के हिसाब से अरेंज करिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है 46 का वो हो जाएगा
यहाँ पर 42वां। मतलब 42वां का मतलब ये है कि ये 42 संख्या है, और ये संख्या इस बात को बताती है कि रचना और महेश के बीच में 42 छात्र आएंगे, इनके बीच का फासला इतना है। इसके बाद आगे चलते हैं, 47 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि 4 खिलाड़ी हैं ABCD जो कि खेल के मैदान में खड़े हैं, इनकी संख्या 4 है। B जो है वो A के पूर्व में है, C जो है वो A के दक्षिण में है, D जो है वो A के उत्तर में है। तो हमें ये बताना है कि D B से किस दिशा में है। मतलब यहाँ पर A को स्थिर मान लिया गया है और उसी के चारों ओर ये अरेंज किया गया है। तो कहा गया कि यहाँ पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पहले बना लीजिए इस प्रकार से। ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और इधर वाला साउथ हो जाएगा, जैसे दिशाएं आप बनाते हैं। अब यहाँ यही कहा गया है कि जो B है वो A के पूर्व में है, इधर है। इसके बाद यहाँ पर B की लोकेशन है। इसके बाद ये कहा गया कि जो C है वो A के दक्षिण में है, यानी C यहाँ पर है, और D जो है वो A के उत्तर में है। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है। तो D जो है वो B से किस दिशा में है ये आपको बताना है। ये मतलब इनके बीच का जो दिशा वाला कॉन्सेप्ट है वो पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर ये जो दिशा है नॉर्थ है और किस तरह की है, वेस्ट है। मतलब B से अगर D को देखा जाए तो इस प्रकार से आप देखिए, तो इसमें उत्तर पश्चिम वाला जो है वो सही है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ संख्या श्रृंखला हर जो मॉक टेस्ट पेपर आप देखते हैं उसमें आपको मिलती है। 19 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 16, 15, 17, 13, 19 और 21। अब इसके बाद जो अगली संख्या होगी वो आपको भरनी है। तो इसमें कौन सा नंबर अरेंज किया जाएगा ये देखकर बताइए। इसमें अगर आप देखिएगा तो जो संख्याओं का अरेंजमेंट है उसको करने के लिए या तो बीच का अंतर देखा जाता है, या किसी खास अंक से गुणा भाग करते हैं, और नहीं तो किसी खास डिफरेंस पर इनको रखा जाता है। जैसे कि पहले 2 गुना, उसके बाद 4 गुना, उसके बाद इसी प्रकार से 6 गुना, 2 का अंतर बढ़ाते हैं। तो कई तरीके इसके हो सकते हैं, और उन टेक्नोलॉजीज़ को लगाएंगे अगर आप, तो इसमें जो आंसर है आपका 48 का वो हो जाएगा A वाला, यानी 10। अगली जो संख्या है वो आपकी 10 हो जाएगी। आगे देखते हैं 49। यहाँ पर कहा गया है थंब। ये जो वर्ड है इसको कूट भाषा में 71 के रूप में लिखा जाए। यहाँ जो थंब शब्द है इसको हम लोग 71 के रूप में लिखते हैं। तो A to Z अगर आप अल्फ़ाबेट को अरेंज करिएगा, कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं आप जानते हैं, तो उनका नंबर के हिसाब से, जैसे A का मान 1 हो गया, B का मान 2 हो गया, इस हिसाब से इनकी वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। अब थंब में जितने यहाँ लेटर यूज़ किए गए हैं उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप या तो रख कर जोड़ दीजिए या किसी और विधि के द्वारा उन्हें मिला दीजिए। तो उससे ये जो कूट भाषा है ये आपकी प्राप्त होती है। और यही दिया हुआ है कि ये 71 के रूप में लिखा जाए। तो उसी कूट भाषा में जो शार्क है उसको कैसे लिखा जाएगा, उसी सेम मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पर जो 49 वाला है इसका हो जाएगा 78। शार्क को हम लोग लिख सकते हैं 78 से। ये साइन लैंग्वेज होती है और जो इसे डेवलप करता है वही समझ सकता है, लेकिन हमें समझना है क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। इसके बाद 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें 5 शब्द दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए हैं, और कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेगा। यहाँ पर जो वर्ड है उन्हें आप देख रहे हैं, जो 5 शब्द दिए हुए हैं वो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 है संख्या में, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 है। तो जो अंग्रेजी का शब्दकोश यानी डिक्शनरी होती है उसमें इन्हें व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित करने का क्रम आप जानते हैं, आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो उसमें अल्फ़ाबेट या जो वर्ड होते हैं उन्हें आप खोजते कैसे हैं, एक सिस्टम होता है, उनका एक क्रम होता है। तो उसी के आधार पे आप अरेंज करिएगा। तो आप बताइए कि ये किस प्रकार से अरेंज होंगे, यानी इनका जो व्यवस्थित करने का क्रम है वो कैसा होगा। नीचे विकल्प दिया है ABCD, जिसे कि आप देख रहे हैं, इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका D वाला होगा 4 5 1 2 3, ये वाला 4 5 यानी 4, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 2 और उसके बाद तब 3। इस आधार पे ये अरेंज होंगे। ये इनका अरेंजमेंट का प्रोसेस है। तो यहाँ तक हमने जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन थे विथ रीजनिंग और विथ करंट अफेयर उसे कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हिंदी की ओर चलते हैं। तो देखिए हिंदी में जो पहला प्रश्न है, विलोम से शुरुआत हुई है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का आपको विलोम बताना है। तो अनुकूल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिना देर किए लगाइए और आगे बढ़िए। उत्कर्ष, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत, जो आपके अनुकूल ना हो। उत्कर्ष का आपको विलोम बताना है। उत्कर्ष मतलब क्या होता है, उन्नति। यहाँ उत्कर्ष जो है ये पुल्लिंग होता है और उन्नति जो है वो स्त्रीलिंग होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों का अर्थ एक ही होता है, जैसे सुरभि और सौरभ वैसे ही। यहाँ पतित होगा, अवनति होगा, भ्रष्ट होगा या स्थाल होगा, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा ये आप बताइए।
तो अवनति होगा, आप सिंपल चीज जानते हैं। उत्कर्ष मतलब क्या? उन्नयन करना, उन्नति हासिल करना, तो उसका जो विलोम है वो अवनति हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। उन्मीलन, उन्मीलन जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है, उल्टा। तो इसमें जो बी वाला है वो सही है, निमीलन। उन्मीलन का जो करेक्ट विलोम होता है वो निमीलन होता है। नेक्स्ट स्वजाति, स्वजाति का आपको विलोम बताना है, तो बताइए अजाति होगा, कुजाति होगा, विजाति होगा या सुजाति होगा? तो इसमें विजाति होगा। स्वजाति मतलब क्या? अपनी ही जाति का, और विजाति मतलब दूसरी जाति का। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण शब्द का विलोम। विशेषण वैसे तो एक खुद ही हिस्सा है हिंदी व्याकरण का अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर इसका विलोम बताना है। देख लीजिए, विशेषण का मीमांसा होगा, संश्लेषण होगा, सजीवता होगा या विघटन होगा? इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा बी वाला, यानी संश्लेषण। विशेषण का जो करेक्ट विलोम होगा वो कौन सा होगा? संश्लेषण होगा। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहां कहा गया है कि उदार का विलोम बताइए। तो कठोर होगा, दयालु होगा, अपव्यय होगा या कृपण होगा? बहुत सरल है, इसमें आपको सोचना ही नहीं है। इसका यहां पर कृपण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है वो इनकरेक्ट है, यानी अशुद्ध है। तो आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष और निरामिष, इसमें से कौन सा आपका जो है वो अशुद्ध है? बताइए। तो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये वाला जो है ये सही नहीं, बाकी जितने हैं वो सब सही है। 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा जरा, इसमें कहा गया है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग शब्द जो है उसके नीचे अंडरलाइन किया है और कहा गया है, मतलब यहाँ कहा नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा, ये विलोम बताना है। ये जितने भी प्रश्न हैं विलोम से जुड़े हुए हैं। तो अभियोग इसका विलोम होगा योग का, या फिर रोग होगा, या नियोग होगा, या भोग होगा? इसमें से कौन सा होगा? 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसका भोग हो जाएगा। योग का जो विलोम होता है वो भोग होता है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, यहाँ कहा गया है कि नीचे दिए गए जो शब्द है उसमें से वह पेयर चुनिए जो कि एक दूसरे के विलोम न हो। गुण का अवगुण होता है, विलोम ही है। देव का निशाचर, सम्मान का आज्ञा, तरल का ठोस, तो इसमें सी वाला होगा, सम्मान का अपमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ आज्ञा दिया है तो ये विलोम नहीं है। बाकी सब जो है वो विलोम है। 10वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, मतलब कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है, कुल मिलाकर आपको ये बताना है। नैसर्गिक का कृत्रिम, अवरोह का आरोह, तामसिक का सात्विक और समास का न्यून, इसमें से कौन सा जो शब्द युग्म है वो सही नहीं है? देखकर बताइए। तो 10वें का आप साफ साफ समझ रहे हैं, डी होगा, समास का यहाँ पर न्यून नहीं होता है। 11वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन आपको करना है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत और कवियित्री, इसमें से कौन सा आपका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है? देखकर बताइए। तो 11वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसमें पहला वाला ही सही है, अंत्याक्षरी। जो अंतिम अक्षर को पकड़कर शुरू की जाए उसको कहते हैं अंत्याक्षरी, और इसी को हम लोग सरल भाषा में कह देते हैं अंताक्षरी। अंताक्षरी में क्या करते हैं, कोई एक गीत या दोहा या कविता पढ़ते हैं और वो जिस अक्षर पर जाकर खत्म होती है उसी अक्षर से अगले वाले को अपने पद्य की शुरुआत करनी होती है। ये चलता है, हम लोग कविताएं कहते हैं शुरू करो अंताक्षरी, तो वही चीज़ है, लेकिन उसको शुद्ध रूप में अंत्याक्षरी कहते हैं। ये शुद्ध है, बाकी जितने हैं सब में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द के बारे में पूछा है कि कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी विलोम चला गया, अब वर्तनी आ गई। यहाँ पर भगीरथी दिया है, भागीरथी दिया है, भगीरथी दिया है, भागीरथी दिया है, इसमें से कौन सा जो वर्तनी है वो ठीक होगा? बताइए। तो इसका बी वाला होगा, भागीरथी। यहाँ पर ये भागीरथी, वैसे गंगा जी के लिए इस्तेमाल होता है पर्यायवाची, लेकिन गंगा की जो मुख्य धाराएं हैं उनमें से, उन नदियों में से ये एक है। अलकनंदा और भागीरथी का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, भगीरथ इन्हें ले आए थे तो इसीलिए भागीरथी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द अलंघन है, मनोरथ है, उज्ज्वल है या वत्सल है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? देखकर बताइए। तो उज्ज्वल जो है उसकी वर्तनी को आप देखिए, ये सही नहीं लिखा है, साफ साफ देखकर मालूम हो रहा है उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, तो सी वाला करेक्ट है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी, सूची या शुष्क? अशुद्ध शब्द आपको खोजना है। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, और इसमें जो करेक्ट है वो ये वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं 15वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी यहाँ पर सही वाला खोजना है। उज्ज्वल होगा,
उज्ज्वल को अलग अलग ढंग से लिखा गया है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा। कौन सा इसमें से परफेक्ट है देख लीजिए। तो 15वें का हो जाएगा बी। उज्ज्वल में जो दोनों ज होते हैं वो आधे होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में एक ज को पूरा कर देते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं होता है, ये भी आधा ही होता है। तो इसका जो बी वाला है वो सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसका आपको चयन करना है। अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता है, माफ कीजिएगा, शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द है उसका चयन करना है। यानी यहाँ 3 गलत है और 1 सही है, तो जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। तो अस्पृश्यता को लिखा कैसे जाएगा ये आपको पता होना चाहिए, और नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें सही कौन सा है, बी वाला सही है। अस्पृश्यता को लिखने का तरीका जैसे बी में लिखा है उस प्रकार से होता है। इसके बाद 17, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसका आपको चयन करना है। नक्षत्र, मतलब नक्षत्र दिया है, नक्षत्र दिया है, नक्षत्र दिया है, इसके बाद नक्षत्र दिया है। ये अलग अलग तरीके से दिया है, तो इसमें से सही कौन सा है, ये स्पष्ट है, नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्रें होती हैं जो कि चंद्रमा की पत्नी है और दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं। अब देखिए इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को। यहां पर कहा गया कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यहां एक चीज गलत दी है, व्यक्ति की जाती है, व्यक्त की जाती है मतलब जाहिर की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, छाता वाला छ दिया है, ऐसा अलंकार होता है, तो आपको वर्तनी इसकी ठीक करनी है। उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाता है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सी वाला जो है उत्प्रेक्षा होता है। ये जो कक्षा वाला 6 है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। भारतीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये भारत सरकार के अधीन है। जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसी की वर्तनी आपको देखनी है। तो यहाँ अनुसंधान कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अनुसंधान को लिखने का तरीका आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं, इसमें से डी वाला होगा, यानी 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी वाला है। इसके बाद 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ भी वही हाल है, नीचे अंडरलाइन किया है यानी वर्तनी उसी की देखनी है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को कितनी बुरी तरीके से लिखा गया है ये आप खुद ही देख रहे हैं, हिंदी की टांग तोड़ दी गई है, तो उस टांग को हमें ठीक करना है। नीचे कौन सा विकल्प सही है, मंत्रिमंडल, इसमें से कैसे लिखा जाता है देख लीजिए। तो 20वें का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा सी वाला, यहाँ पर मंत्रिमंडल होता है। चाहे तो इसको आप म के ऊपर बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैं और नहीं तो आधा न लगा दीजिए, लेकिन जो मंडल लिखने का तरीका है वो देख लीजिए, यहाँ पर गलत दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जिसकी पहले से कोई आशा न हो। अब यहाँ वाक्यांश के लिए जो एक शब्द वाला प्रावधान है वो शुरू होता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, ऐसे चीज को क्या कहा जाएगा, अप्रत्याशित कहा जाएगा, आशातीत कहा जाएगा, आशान्वित कहा जाएगा या प्रत्याशित कहा जाएगा। तो निस्संदेह अप्रत्याशित ही कहा जाएगा। कहते हैं ना अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है, इतनी हमें उम्मीद ही नहीं थी। अगर उम्मीद के हिसाब से सफलता मिलती है तो उसको आशातीत कहते हैं कि आशा जैसी मैंने की थी वैसा मिला है। लेकिन अगर आप पता लगा पास होने की सिर्फ अपेक्षा कर रहे थे और आप टॉप कर जाए तो आप कहेंगे ना कि अप्रत्याशित ये परिणाम है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जैसे बिहार विधानसभा वाला जो चुनाव हुआ है उसमें जो परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित है। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गतानुगतिक, यहाँ पे जो गतानुगतिक दिया हुआ है इसका सही अर्थ आपको बताना है। इसमें जरा देखिए, 2 शब्दों का आपस में तालमेल है, गता है और उसके बाद अनुगतिक है। अब नीचे दिया हुआ है, यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला ही प्रश्न है, लेकिन किया क्या है, शब्द को पहले दे दिया है और वाक्य नीचे विकल्प में दे दिया है। तो कहा गया है कि प्राचीन आदर्श के हिसाब से चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गत को नहीं मानने वाला। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये देख लीजिए पहला वाला, प्राचीन आदर्श के हिसाब से चलने वाला, यानी जो नितांत एकदम रूढ़िवादी और आदर्शवादी दोनों होता है उसी को कहा जाता है गतानुगतिक। यहाँ पे ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद युयुत्सु, ये जो युयुत्सु शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, मतलब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है। तो नीचे आप देख लीजिए, दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध का इच्छुक, योग का इच्छुक और रचना का इच्छुक। तो ये युद्ध का इच्छुक होगा। यहाँ पे युयुत्सु जो शब्द है ये युद्ध के लिए जो इच्छुक व्यक्ति होता है उसके लिए रखा जाता है। और कौरवों में एक जो कौरव था, मतलब 100 भाई थे, तो उसमें से एक और जो भाई था दुर्योधन का छोटा भाई, वो युयुत्सु था। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देख लीजिए मदिरा पीने का प्याला, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चषक। इसमें से जो सही इसका उच्चारण होगा वो चषक होगा। और चषक कैसे लिखेंगे, जैसे डी वाले में लिखा है वैसे लिखेंगे, मूर्धन्य श का इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद रंग भवन, रंग भवन किसको कहते हैं, यहाँ वाक्य आपको ढूंढना है। तो बताइए, रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह या रंगरेलियां बनाने का स्थान।
बड़े ही मनोरंजक विकल्प है। तो इसमें से कौन सा आप चुनिएगा? इसमें से आपका सी वाला हो जाएगा, नाट्यगृह। जहाँ पर मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हो उसको रंग भवन कहा जाता था, रंगशाला कहा जाता था, युद्ध वगैरह होता था या कोई थिएटर टाइप की चीज़ वहाँ चलती थी। इसके बाद आगे चलते हैं, मन का दुर्भाव 26वां। इसको एक शब्द में अगर बटोरना हो तो आप क्या कहिएगा? मन में अगर बुरी भावना किसी के है तो उसको क्या कहेंगे? दृष्टि वैषम्य कहेंगे, भेदभाव कहेंगे, मनोमालिन्य कहेंगे या कलुषित कहेंगे? इसमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो ये हो जाएगा मनोमालिन्य, यानी मन की मलिनता। इसके बाद 27वां, इसमें कहा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो यहाँ दिया है आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। देखिए वो ईशान होगा। दिशाएं 10 होती हैं, आपको पता है कि नहीं? 4 दिशाएं तो आप जानते हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट होता है, एक नॉर्थ वेस्ट होता है, एक आपका यहाँ पे साउथ वेस्ट होता है और एक साउथ ईस्ट होता है। इस प्रकार से कोण होते हैं, तो उन कोणों को भी दिशा कहा जाता है। तो ये वाला जो कोण होता है इसको ईशान कहते हैं, ये वाला जो कोण होता है इसको वायव्य कहते हैं, ये वाला जो कोण होता है इसको नैऋत्य कहते हैं और ये वाला जो होता है इसको आग्नेय कहते हैं। और उसके अलावा 10 दिशाएं कैसे हुई? ये तो 8 ही हुई, 4 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके अलावा ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, और उसके अलावा धरती और आकाश। ये कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं, ऐसा वैदिक प्रचलन दिखाई देता है। तो यहाँ जो कोण बनेगा पूरब और उत्तर के बीच में वो ईशान होगा, यानी ये वाला। आगे चलते हैं। इसके बाद जो मौसम विज्ञानी पहले के होते थे वैदिक साहित्य में, वो कहते थे कि अगर जो वायव्य कोण है वहाँ चमक हो रही है, मतलब उसमें अगर बादल दिखाई दे रहे हैं और चमक हो रही है तो भयंकर वर्षा की संभावना बनती है। देखिए यहाँ 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि साहित्य से जो संबंध रखे उसको क्या कहेंगे? साहित्यिक कहेंगे, लेखक कहेंगे, कवि कहेंगे, यहाँ कवि होना चाहिए था, नाटककार कहेंगे। इसमें से क्या कहा जाएगा बताइए? तो 28 का ए हो जाएगा। यहाँ पे साहित्यकार होना चाहिए था, वैसे साहित्यिक दिया है, साहित्यकार अगर रहता तो और बेहतर रहता। साहित्यकार में सब कुछ आ जाएगा, वो लेखक भी हो सकता है, आलोचक भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिलहाल। इसके बाद 29 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया है कि अज्ञेय, इस शब्द के लिए एक वाक्यांश, मतलब एक वाक्य आपको ढूंढना है जिसे देखा न जा सके, जिसे सुना न जा सके, जिसे जाना न जा सके और जिसे रोका न जा सके। मतलब ऐसे इसमें जो वाक्य दिया है इसमें से कौन सा सही है बताइए? तो जिसे जाना न जा सके, आपने जो एक कवि थे, लेखक थे, उनका नाम सुना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो वो अपना उपनाम रखते थे अज्ञेय। तो ये अज्ञेय जो है इसका मतलब यही होता है जिसे जाना न जा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, यहाँ 50 लिखा हुआ है तो यहाँ 50 हो जाएगा। 50 साल अगर किसी चीज़ की स्थापना को हो जाते हैं, या मान लीजिए विवाह हुए ही 50 साल बीत गया, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? हीरक जयंती कहा जाएगा, स्वर्ण जयंती कहा जाएगा, शताब्दी कहा जाएगा या रजत जयंती कहा जाएगा? बताइए। जो कहते हैं ना सिल्वर जुबली है, डायमंड जुबली है और यहाँ पे प्लेटिनम वगैरह बनाते हैं, तो वो उम्र के हिसाब से होता है। फिलहाल इसमें से कौन सा होगा? 30वें नंबर का, यहाँ बी वाला हो जाएगा। ये स्वर्ण जयंती समारोह होता है, 50 साल पर स्वर्ण जयंती, 25 साल पर रजत जयंती समारोह, यानी जो सिल्वर जुबली कहा जाता है वो मनाया जाता है। 50 साल पे ये स्वर्ण जयंती होता है और उसके बाद 75 पर हो जाता है, 25-25 का डिफरेंस होता है। 75 पर हो जाता है आपका जो हीरक जयंती समारोह है वो। प्लेटिनम जो है वो 100 साल पर होता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्वर्ण जयंती होगा। देखिए शताब्दी को क्या कहा जाता है? ये 100 साल का समय होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हिंदी साहित्य होता है उसमें प्लेटिनम नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ये अंग्रेजी वाला है। हमारे साहित्य में या हिंदी भाषा में हीरक और स्वर्ण और रजत ही होता है। तो यहाँ पर जो 100 साल होते हैं उसको प्लेटिनम नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है शताब्दी। इसके बाद 31 को देखिए, मोती। मोती जो शब्द है ये समुद्र के जीव से प्राप्त होता है, कृत्रिम भी बनाया जाता है। तो इसका तत्सम रूप क्या है? इसको मौती कहा जाता है, मौक्तिक कहा जाता है, मुक्तक कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है? देखकर बताइएगा। 31, तो इसका बी वाला हो जाएगा, इसे मौक्तिक कहा जाता है। शुद्ध तत्सम अगर भाषा देखी जाए तो उसमें मौक्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न आप देख रहे हैं, तद्भव शब्द पूछा है कि इसमें से तद्भव कौन सा है? उलूक, कूप, ओझा और पुस्तक। ओझा होगा, ओझा का जो शुद्ध होता है वो उपाध्याय होता है और यहाँ ओझा दिया है तो ये तद्भव है, बाकी जितने हैं वो शुद्ध है। उलूक किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी का वाहन यानी उल्लू। इसके बाद आगे चलते हैं 33, ये देखिए पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि महूक, इसका जो तद्भव होगा वो महुआ होगा, मतलब तत्सम और तद्भव का जोड़ा बनाया है। पहले क्या लिखा है? तत्सम लिखा है और बाद में तद्भव लिखा है, तो महूक का महुआ
अक्षवाट का अखाड़ा, आद्रक का अदरक और इक्ष का ईख। अब इसमें से कोई एक सही है आपका, तो जो सही है उसकी तलाश आपको करनी। बताइए 33 कौन सा होगा? इसका बी वाला हो जाएगा अक्षवाट का अखाड़ा। देखिए महूक नहीं होता है, मधुक होता है, मधुक को कहा जाता है महुआ। इसी प्रकार से जो और है मतलब सी और डी है उनमें भी गड़बड़ियां हैं। इसके बाद 34 को देखिए, दीठी। दीठी का तत्सम रूप आपको बताना है। दृष्टि होगा, दिष्टि होगा, दीष्टि होगा या दृष्टि होगा, इसमें से कौन सा सही है, मतलब किस तरीके से लिखा जाएगा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो दृष्टि होता है, आप जानते हैं, निगाह या दृष्टि। अंगीठी, अंगीठी का आपको तत्सम खोजना है, कौन सा इसमें से सही तरीका है। ये अग्रिका होगा, अनिष्ठिका होगा, अग्निष्ठिका होगा या अग्रिष्ठिकी होगा, इसमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। तो 35 का सी होगा, अग्निष्ठिका इसको कहा जाता है, शुद्ध तत्सम भाषा में अग्निष्ठिका कहते हैं। 36 को देखिए, यहाँ तद्भव तत्सम, माफ कीजिएगा, तत्सम तद्भव जो शब्द है उनके युग्म दिए हैं, यानी तत्सम पहले है तद्भव बाद में है। इसमें से कोई एक गलती युक्त है या त्रुटिपूर्ण है, तो देख लीजिएगा। गोमय इसका गोबर होगा, क्षीर का खीर होगा, पर्यक का पटरी होगा और सपत्नी का सौत होगा। तो इसमें से कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है? 36 का जो सी है वो गलत है, पर्यंक का पटरी नहीं होता, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद 37 मुकुट, इसका यहाँ पूछा गया है कि मुकुट शब्द जो है वो किस कोटि का है, मतलब किस कोटि में आता है, वो तद्भव है, देशज है, तत्सम है, क्या है, मतलब शंकर है, किस प्रकार का शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये तद्भव है, मुकुट जो है ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट 38, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला या कुकुर। ये मजेदार है, तो इसमें से कौन सा होगा। वैसे गांव में लोग कहते हैं कि कुक्कुर है, लेकिन ये शुद्ध है या अशुद्ध है ये आपको पहचानना है, बताइए। तो इसका पहला ही सही है, गांव में लोग सही कहते हैं, कुक्कुर ही होता है, और हम लोग डॉगी कहने लगे हैं। चलिए इसके बाद 39, लवण का तद्भव क्या होता है। लवण जो है इसका तद्भव क्या होगा, छार होगा, लूण होगा, लेपन होगा, लवंग होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो लवण यानी नमकीन चीज, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे इसका तद्भव बताना है, तो लूण होता है। वैसे अगर देखा जाए इसकी प्रकृति को तो ये क्षारीय होता है। आगे चलते हैं, अम्ल, क्षार और लवण ये आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ मत घुसाइएगा, वो पीएच वैल्यू यहाँ नहीं निकालनी है, यहाँ शब्द के हिसाब से चलना है। आगे चलते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, उन्मेख, ये किस प्रकार का शब्द है। उन्मेख जो है ये आगत शब्द है, तद्भव है, तत्सम है या देशज है, बताइए। तो ये जो शब्द है ये तद्भव है, ये जो शब्द है ये तद्भव है। आगे देखिए 41, विशिख। विशिख जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची है। अभी तक हमने तद्भव तत्सम देखा, पर्यायवाची आ गया। तो विशिख को हम लोग क्या कह सकते हैं, रथ कह सकते हैं, बाण कह सकते हैं, तरु कह सकते हैं या होदा कह सकते हैं, हौदा कह सकते हैं। तो 41 को आप देख रहे हैं, इसका बाण होगा। बाण को ही तीर भी कहा जाता है और विशिख भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऊपर चलते हैं, यहां कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द जो है वो शंकर का पर्यायवाची नहीं है, मतलब भगवान शंकर महादेव का इसमें से पर्यायवाची एक नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन और शशधर, इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, शशधर। ये जो है ये महादेव का यानी भगवान शिव का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद 43, यहां देख लीजिए, भ्रमर, ये जो भौरा होता है इसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। शलभ, चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो 43 का आप इसमें से देख सकते हैं ए वाला होगा, शलभ नहीं होगा। शलभ जो है वो पतंगे को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर 44 नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि समुद्र का पर्यायवाची इसमें से एक नहीं है। पयाधि, जलद, जलधि, वारिधि, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो 44 को आप देख लीजिए, इसमें से बी वाला जो है वो नहीं होगा, जलद। जलद शब्द जो है ये समुद्र के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यहां पर पयोधि होगा, ठीक है, ये पयाधि दिया है, पयोधि होता है, ये गलत तरीके से लिखा ही है। तो 44 का बी कुल मिलाकर करेक्ट है। इसके बाद 45 को देखिए, वात का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। वात मतलब वायु के बारे में कहा जा रहा है। प्रकंपन कहा जाता है, मारुति कहा जाता है, हुताशन कहा जाता है और अनिल कहा जाता है, इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो 45 का इसमें से सी हो जाएगा, यानी हुताशन। ये जो हुताशन है ये वायु का मतलब वात का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद 46 को देखिए, तो 46 में कहा गया है कि इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। राजेंद्र, देवेश, शक्र और स्पृहा, तो स्पृहा नहीं होता है, बाकी जितने हैं वो सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, आप जानते हैं। और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, आपने सुना होगा। 47 को देखिए, कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीचि, रश्मि, पुष्कर और दीप्ति। दीप्ति जो है वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इसमें से किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 47 इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब समझ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा वाला होगा। पुष्कर जो है ये सरोवर या पोखरे का पर्यायवाची होता है, ये किरण का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी मरीचि, रश्मि और दीप्ति ये किरण की पर्यायवाची है। भगवान सूर्य को मरीचि माली कहा जाता है, तो ये किरण की वजह से ही कहा जाता है। शशांक ये जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। नीचे दिया है सिंधु, किरण, चंद्रमा और बादल, इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, यानी चंद्रमा। हम जानते हैं शशांक जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट 49 यहाँ पर हंस का पर्यायवाची आपको बताना है। कुरंग होगा, भुजंग होगा, मराल होगा या पंचवाड़ होगा। मराल होता है, मराल पृष्ठ मतलब उस पर बैठी हुई माता सरस्वती, तो ये मराल जो है ये हंस का पर्यायवाची है। इसके बाद 50वां और अंतिम प्रश्न है, ये देखिए इसमें कहा गया है कि मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची आपको बताना है। निष्ठावान होगा, कुशाग्र बुद्धि होगा, बुद्धिजीवी होगा या प्रतिभाशाली होगा। इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो एकदम सर्वोत्तम इसके लिए हो। तो इसमें से जो सबसे सही विकल्प है वो डी वाला है, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनको कहते हैं कि ये मेधा युक्त है, यानी मेधावी है। मेधा और प्रतिभा ये एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। तो यहाँ तक हमने इस मॉक टेस्ट पेपर को पूरा सॉल्व किया है और इस प्रकार से ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। हम आपके सहयोग में जुटे हुए हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए निरंतर, और तब तक के लिए नमस्कार।